नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात, उत्तराखंड में वैक्सीनेशन आज शुरू नहीं होगा। लोगों को होने वाली दिक्कतों की बात करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में आज से शुरू होने वाले महावैक्सीनेशन पर ग्रहण लग गया है। इस अभियान को स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अभी वैक्सीन नहीं मिल पाई है और वैक्सीन पहुंचने में करीब 1 हफ्ता और लगेगा, जिसके कारण अभियान शुरू नहीं किया जा रहा है। और जब प्रदेश में वैक्सीन का पर्याप्त कोटा मिलेगा, उसके बाद जल्द ही अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि विभाग ने आज शुरू हो रहे अभियान की तैयारियां कर ली थी, लेकिन विभाग को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिली है। प्रदेश सरकार ने 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष तक की आयु के लोगों का कोविड वैक्सीनेशन करवाने के लिए जल्द ही कोटा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए 1,22,108 डोज कोविशील्ड और 42,370 डोज कोवैक्सीन की आपूर्ति जल्द भारत सरकार द्वारा की जाएगी, जिसके बाद ही प्रदेश में 18 साल से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। देखिए, कई तरह की हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, राइटली सो ऑल्सो। जैसे आपको पता है कि हमारा 1 मई से वैक्सीनेशन 18 to 45 स्टार्ट हमारा होना था, जो हमारा नॉर्मल एक भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसके तहत आपके सभी के संज्ञान में है कि माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा ऑलमोस्ट 25 लाख की हमारी कोविशील्ड की डोसेस एंड 2.5 लाख की हमारी कोवैक्सीन की डोसेस को माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अप्रूव किया गया। इसके तहत ऑलरेडी हम लोग डीजी हेल्थ को इस संबंध में डायरेक्शंस भी दे चुके थे एंड हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी लेटर भी जा चुका है। लेटर के साथ साथ हमारे मिस्टर सचिन कुर्वे भी एक नोडल ऑफिसर के रूप में वर्क कर रहे हैं इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात करने के लिए। इसके हमारे ऑफिसर्स लगातार इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स से संपर्क में है। अभी तक मतलब कोई हमें आश्वासन उन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा नहीं दिया गया। उन्होंने हमसे शेड्यूल मांगा है, शेड्यूल हमारे द्वारा उनको भेज दिया गया है। इन द मीनवाइल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगातार हम लोग पुश कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल शाम को हमें करीब 1,22,000 का कोविशील्ड का, रफली 1,22,000 एंड कोवैक्सीन का ऑलमोस्ट 42,000 का हमें एक अलॉटमेंट दिया है 18 to 45 प्लस के लिए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हालांकि उसमें भी टाइमलाइंस इंडिकेट अभी करी नहीं है। सो हम लोग लगातार इस वाले प्रोसेस के लिए भी जो नया डेवलपमेंट है उसके तहत इन दोनों मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं। हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से इन वैक्सीन को लेकर आएँ, जो कोटा एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए फिक्स करा है। अभी कोई डेट कहना मुश्किल होगा। नॉर्मली हमारे मेरे ख्याल से 1st वीक के बाद ही ये स्टार्ट हो पाएगा। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन करवाने के लिए जल्द ही वैक्सीन का कोटा मिल जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोटे की जगह टोटा नजर आ रहा है। 1 मई से देश में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हो रहा है। पूरे देश में तैयारियां जोर शोर में हैं। उत्तराखंड में भी पूरी तैयारियां हैं। अब तक की अगर बात करें तो करीब 16 लाख लोग प्रदेश में ऐसे हैं जो कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और करीब 3,92,000 लोग ऐसे हैं जो सेकेंड डोज कंप्लीट कर चुके हैं। और अब ऐसे में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी की हैं। हालांकि अभी प्रदेश में वैक्सीन कम है, इसलिए चुनौतियां भी ज़्यादा होंगी क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी है। लोगों ने जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसकी तैयारियां भी करनी होंगी। शुरुआत में हो सकता है कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो थोड़ा कम रहे, लेकिन धीरे धीरे इस स्पीड को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने ये तक कहा है कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में एक दिन में 1 लाख लोगों को टीकाकरण किया जा सके। जिस तरह से लगातार प्रदेश की ओर से डिमांड की जा रही है, क्योंकि वैक्सीन अभी तक सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की ओर से ही भेजी जा रही हैं और अब राज्य सीधे तौर पर उनसे खरीदारी कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 50% सीधे केंद्र सरकार को जाती हैं और 50% में सभी राज्यों को उनका कोटा दिया जाता है और जितनी उनकी डिमांड है उस हिसाब से निर्धारित किया जाता है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में वैक्सीन उत्तराखंड में पहुंच सकती है और उसके बाद इस ड्राइव को हम बहुत तेज़ी के साथ होता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भी जोश है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी पूरी हैं और लोग बड़ी संख्या में चाहते हैं कि वो वैक्सीन लगाकर खुद को सुरक्षित करें। वैक्सीन के बाद आप संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी या मृत्यु का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। सीएम तीरथ सिंह रावत ने काफी समय बाद अपने सलाहकार नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में सीएम ने उत्तराखंड के पूर्व वन संरक्षक रहे बीएस रावत को प्रमुख सलाहकार बनाया है। इससे पहले बीएस रावत कई अहम पदों पर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी अहम दायित्व पर रह चुके हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की दिक्कतें हो रही हैं और डॉक्टरों को भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता ने, हमारे सहयोगी ने डॉक्टर अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत की। उत्तराखंड में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में अगर बात करें तो 6000 से ज़्यादा मामले हैं, लेकिन चुनौतियां सबसे ज़्यादा हैं आईसीयू को लेकर, क्रिटिकल पेशेंट को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर। मेरे साथ डॉक्टर अतुल सर हैं, आप प्रदेश के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज में आईसीयू इंचार्ज भी हैं। सर, अगर बात करें क्रिटिकल पेशेंट की, एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में आईसीयू में बेड नहीं हैं, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं। सिचुएशन क्या है अगर दून मेडिकल कॉलेज के लिहाज से बात करूं सर? नमस्कार। जैसी सिचुएशन पूरे देश में है वैसे ही सिचुएशन हमारे देहरादून में भी इस समय हो रखी है। इस समय पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हमने लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी जो मरीज़ ज़्यादा सिक हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है या ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सपोर्ट की, बाईपैप सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनको हम आईसीयू में ले रहे हैं और जो स्टेबल पेशेंट होते हैं उनको हमको वार्ड में करते हैं। चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पूरे अस्पताल भरे पड़े हुए हैं और इसलिए हमें भी इस चीज़ की दिक्कत हो रही है। इस समय नर्सिंग स्टाफ का भी मोरल बहुत अप करना ज़रूरी है, क्योंकि ना केवल वो इस माहौल में काम कर रही हैं, गर्मी में पसीने में किट पहन के, बल्कि उनके अपने घरों में भी इस तरह की परेशानी है। काफ़ी स्टाफ जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको घर जाके रहना पड़ रहा है, तो अपने बच्चों से दूर भी रह रहे हैं कई बार। इस बार जिस तरह से एकदम से पीक आई है, बीच में हम सोच रहे थे ये डाउन होगा, हम अपने रूटीन कामों में शुरू कर दिया था, तो लेकिन जिस तरह से एकदम से पीक आया तो उसके लिए हम तैयार तो थे, क्योंकि पिछली साल हमारी तैयारी थी, लेकिन फिर भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी तेज़ी से इतनी पीक आएगी, तो उसमें हमें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। एक्चुअली इस बार पिछली बार से सिनेरियो बहुत अलग है। इस बार पेशेंट ज़्यादा सिक हैं और स्टाफ जो है एज़ पर पेशेंट रेशियो वो कम है, क्योंकि पीक इतनी जल्दी है, इतनी फास्ट आया है कि उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। आईसीयू वार्ड में लगातार बेड्स के लिए हम लोग खोजबीन करते रहते हैं। जो मरीज हैं वो चाहते हैं कि उनका पेशेंट आईसीयू में आ जाए, लेकिन आईसीयू में दिक्कतें किस तरह की हैं, चुनौतियां क्या हैं, जो टीम काम कर रही है वो किन हालात में काम करती है, ये बताने की आपको कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में सभी पर्याप्त सुविधाएं और बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले में ऑक्सीजन और रिफिलिंग की भारी कमी है, इसको देखते हुए उधम सिंह नगर से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों को सचेत रहना होगा। नैनीताल जिले में सभी 4784 लोग होम आइसोलेशन में हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि बिना RT-PCR टेस्ट और चेकिंग के कोई भी बाहरी व्यक्ति नैनीताल जिले में प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो रही है, जिसके लिए हमने शासन में सेक्रेटरी सचिन कुर्वे साहब से भी बात की है, जिलाधिकारी ने भी बात की है और उधम सिंह नगर से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ से भी हम लेने की सोच रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सुशीला तिवारी में जो 415 बेड हैं उसमें 370 मरीज भर्ती हैं। नैनीताल की मल्लीताल स्थित सब्जी मार्केट में व्यापारियों की कोरोना से मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने सब्जी मार्केट को बंद कर दिया है। बाजार में व्यापारियों का RT-PCR टेस्ट भी कराया जा रहा है। बता दें कि नैनीताल में 2 दिन में 2 व्यापारियों की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नैनीताल शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब मल्लीताल के व्यस्त बाजार में भीड़ कम दिखाई दे रही है। एसडीएम नैनीताल, नगरपालिका और चिकित्सकों की टीम ने शुक्रवार को व्यापारियों का RT-PCR टेस्ट कराया। एसडीएम नैनीताल का कहना है कि टेस्ट में जो भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है उसे कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
18 मई से भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलने जा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी केवल वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलेंगे, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी के बाद साफ सफाई का काम करने का युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है, तो साथ ही हक हकूकधारी भी बद्रीनाथ धाम में तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि यात्रा को स्थगित करने पर नाराजगी भी सामने आ रही है। परंपराओं के अनुसार भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि तीर्थ सरकार ने भी चारों धाम यात्रा को स्थगित करके केवल कपाट खुलने की परंपराओं को जारी रखने का निर्देश दिया है। कपाट खुलने की तैयारी अपने पे है और जिस प्रकार परंपरा है उनका निर्वहन होगा। यद्यपि कोरोना कुछ ज़्यादा ही भड़काया है, लेकिन भगवान की पूजा, भगवान का भोग यथासमय लगता रहेगा। कपाट ठीक समय पे खुल जाएंगे। शेष यात्रा सरकार के निर्देशन पर निर्धारित करती है। अल्मोड़ा के सलपड़ गांव में लोगों ने प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक की जमकर पिटाई की, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। रुड़की में गंगनहर कोतवाली इलाके में शराब के नशे में दबंगों की दादागिरी का वीडियो सामने आया है, जहां मकतूलपुरी में 25 अप्रैल की रात को कुछ दबंग युवकों ने दुकान पर काम कर रहे लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में दुकान का मालिक नवनीत सिंह और उनका एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित दुकान स्वामी ने पुलिस को तहरीर और सीसीटीवी वीडियो देखकर आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की है। और वक्त छोटे से ब्रेक का खबर जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हल्द्वानी के सबसे बड़े अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल अस्पताल में हर दिन कोरोना मरीजों के परिवार वाले मरीज को भर्ती करने को लेकर हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। अस्पताल के गुहार पर एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने टीम के साथ सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जो है हमारा प्राइम हॉस्पिटल है यहाँ पे, और उसमें जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स उसमें आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनकी तीमारदार भी आ रहे हैं। तो इसके लिए जो है हॉस्पिटल की तरफ से एक ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि हम अंदर जो है हम एक ही व्यक्ति जो उनका तीमारदार है उनको अलाउ करें। तो उनके लिए जो है हॉस्पिटल की तरफ से पासेस भी इशू करने की व्यवस्था हो रही है। और साथ ही साथ इसमें हमने जो अपनी फोर्स पहले से भी हमने लगा रखी थी, आज हमने फिर से उसका निरीक्षण भी किया है, फोर्स को दोबारा से ब्रीफ भी किया है। अल्मोड़ा में विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 2 मई को सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए कंप्यूटर स्कैनर समेत दूसरी चीजों के इंतजाम कर लिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस बाबत अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं। तैयारी हर हाल में समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 तारीख को हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको ध्यान रख रहे हैं वो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर को के दृष्टिगत पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग मतगणना करा सकें। इसके लिए हम लोगों ने 13 टेबल्स की व्यवस्था की गई है ईवीएम के काउंटिंग सेंटर में, और जो हमारा जो डाक मतपत्र के लिए एक पूरा आरओ टेबल पे काउंटिंग होगी तथा ईटीपीबीएस काउंटिंग के लिए 4 टेबलों की व्यवस्था की गई है, जो सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होकर उस दिन उसकी काउंटिंग वहाँ से कराई जाएगी। हल्द्वानी पुलिस ने कोरोना काल में शराब की तस्करी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर में छापेमारी की, जहां से 18 पेटी शराब बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने शराब तस्करी की बात कबूल की है। पुलिस की माने तो आरोपी ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के चलते शराब की दुकानें बंद हैं, ऐसे में वो आसपास के लोगों को अवैध रूप से शराब बेचने का काम कर रहा था।
18 पेटी शराब पकड़ी है जिसमें अंग्रेजी और देसी दोनों ही तरह की शराब है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अवैध शराब इस कर्फ्यू के दौरान ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जो नंबर 2 से इस ढंग का काम कर रहे हैं उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। पुलिस लगातार इस ढंग के कारोबारियों पे नज़र रखे हुए है। ये जो आरोपी है जवाहर नगर का रहने वाला है, अंकित नाम है इसका, और इसके घर से ही ये शराब बरामद हुई है। बागेश्वर में शॉर्ट सर्किट से एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके चलते घर में रखा सारा सामान मिनटों में जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों को भी चपेट में ले लिया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक गांव वालों ने आग बुझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया। बागेश्वर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है और केवल एक घर में नहीं बल्कि आसपास के घरों तक ये आग पहुंची, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 घर इस आग की चपेट में आ गए। गांव के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। काफी ज्यादा नुकसान आग लगने से हुआ है। आसपास के घरों में भी आग पहुंची है। 3 घर जलकर आग। जिसमें एक परिवार बीच में रहती थी, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। इसके घर के अंदर का कोई भी सामान नहीं बचा। जेवरात का बॉक्स आग लग चुका है। घर के अंदर के कपड़े, बिस्तरा, कोई भी सामान, इसके बाद अनाज कुछ भी नहीं है और ये अभी बेघर हो चुकी है। प्रशासन को थोड़ा बहुत इसके लिए सोचना चाहिए। उसको मकान तुरंत से जल्दी प्रशासन ने इस मकान की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था बनानी चाहिए। जायजा लिया। इसमें प्रभावित व्यक्ति है मोहन सिंह पुत्र किशन सिंह, जिनके मकान नंगर रखा हुआ खाद्यान्न और आवश्यक सामग्री यानी कपड़ा, बिस्तर, खाद्यान्न, 10 तोला जेवर भी और जितने पैसे थे वो भी करीब जल करके आग हो चुका है। 18 मई से भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलने जा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी केवल वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलेंगे, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। बद्रीनाथ धाम में सिर्फ बर्फबारी के बाद साफ सफाई करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है, तो साथ ही हकाकुकधारी भी बद्रीनाथ धाम की तैयारियों में जुट चुके हैं। हालांकि यात्रा को स्थगित किया गया है, लेकिन परंपराओं के अनुसार भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि तीर्थ सरकार ने भी चारों धाम यात्रा को स्थगित करके केवल कपाट खुलने की परंपराओं को जारी रखने का आदेश दिया है। कपाट खुलने की तैयारी अपने पे है और जिस प्रकार परंपरा है उनका निर्वहन होगा। यद्यपि कोरोना कुछ ज़्यादा ही भड़काया है, लेकिन भगवान की पूजा, भगवान का भोग यथा समय लगता रहेगा। कपाट ठीक समय पे खुल जाएंगे। शेष यात्रा सरकार के निर्देशन पर निर्धारित करती है। और भगवान बद्री विशाल का धाम हिंदुओं की आस्था और भक्ति का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि पिछले साल की तरह इस बार भी यात्रा पर कोरोना संकट मंडरा रहा है, लेकिन मंदिर के कपाट खुलने की तैयारियां पूरे विधि विधान के साथ शुरू हो चुकी हैं। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच दिल से निकाला जा रहा है तेल। मूसल और सिलबट्टे से पारंपरिक तरीके से निकाले गए इस तेल को जड़ी बूटी के साथ आंच पर पकाया गया और फिर इसे चांदी के गाड़ू भरा तेल कलश में पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ भरा गया। ये भगवान बद्री विशाल के धाम को खोलने की तैयारी है। इस पावन और मंगल कार्य की अगुवाई खुद नरेंद्र नगर की महारानी और टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने की।
सभी को शांति सुख शांति से जीने दें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। जो आपदा आए हैं, ऐसा आपदा कभी नहीं आए थे, और मैं यही कहना चाहती हूँ भगवान से आगे जब भी आए अभी अच्छी तरह से सब कम हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए, बस यही इस बार हम लोग का प्रार्थना है। जय बद्रीनाथ। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। उससे पहले इस पवित्र तेल को लेकर डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायतों के प्रतिनिधि तेल कलश यात्रा के साथ 17 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी रावत जी ने कोरोना की इस महामारी के दृष्टिगत चारधाम यात्रा को आम यात्रियों के लिए स्थगित किया है। हम डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की तरफ से सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने स्थानों पर बने रहें और वहीं से भगवान का ध्यान करें और जो परंपरागत पूजा पद्धति है वो पूर्ववत जारी रहेंगी। भले इस बार भी कोरोना संक्रमण की वजह से चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है, श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पुजारी और मंदिर से जुड़े लोग पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोलने के दौरान मौजूद रहेंगे। अरविंद नौटियाल, न्यूज़ स्टेट, टिहरी। और ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।